मित्रों नमस्कार। कन्या राशि की जातकों की कुंडली में 12वें भाव में बन रहे विनाशकारी मंगल केतु के अंगारक योग और इसमें दृष्टि सम्मिलित है राहु महाराज की भी, जो छठे भाव से आपके 12वें भाव में मंगल केतु के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये क्या विनाशकारी कितना होगा आपके लिए और इससे हम कैसे बच सकते हैं और यह हमारे जीवन के किन विषयों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चंद्र राशि पर आधारित कन्या राशि की जातकों का ये 9 जून से लेकर 15 जून के मध्य का राशिफल है। इसमें हम चर्चा करेंगे मंगल केतु राहु के अतिरिक्त चंद्रमा महाराज की और अन्य ग्रह युतियों का संक्षेप में। चलिए जान लेते हैं मित्रों। सबसे पहले आप चार्ट पे आ जाइए। चार्ट पे आप देखेंगे कि 12वें भाव में मंगल केतु की युति आपके दिखाई दे रही है। आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव में जहां सिंह राशि है, मंगल केतु विराजमान है। छठे भाव में राहु है, केतु मंगल के साथ संयुक्त है और चंद्रमा आपके 9 तारीख में चंद्रमा नीच की अवस्था में आपके तृतीय भाव, आपकी तृतीय राशि में यानी वृश्चिक राशि में दिखाई दे रहे हैं। यदि हम 12 तारीख की बात करें तो चंद्रमा आपके धनु राशि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में दिखाई देंगे और यदि हम 12 से 15 के बीच की बात करें तो चंद्रमा महाराज आपके पंचम भाव, जो कि आपके बुद्धि विवेक शिक्षा संतान का भाव है, वहां पे दिखाई देंगे। सबसे पहले हम मंगल केतु के और मंगल राहु की समसप्तक दृष्टि संबंध से बन रहे अंगारक योग। दोस्तों मंगल महापापी अति पापी ग्रह माने जाते हैं। हालांकि देवसेना के सेनापति है, परंतु इनके अंदर अग्नि तत्व की प्रवीणता प्रचुरता होने की वजह से, अग्नि की अधिकता होने की वजह से नैसर्गिक तौर पर पापी ग्रह ही माने जाते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में आवेश, रौद्रावेश, क्रोध, उतावलापन, जल्दबाजी और शीघ्र गामी निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसमें आओ देखते ना ताओ कुछ भी ये निर्णय ले लेते हैं। मतलब एक सेनापति का जो नेचर होता है कि आदेश मिला नहीं कि उन्होंने कार्य कर दिया, मतलब बहुत शीघ्र गामी प्लेनेट ये कहलाते हैं मंगल, अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व से। तो इसी कारण से जब एक अग्नि तत्वीय पाप ग्रह मंगल के साथ परम पापी केतु, परम पापी राहु आपस में दृष्टि संबंध बना ले और खासतौर पर यह दृष्टि संबंध जब कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बन जाए, दोस्तों आपकी राशि से षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव में जब योग बन जाता है तो विशेष तौर पे आपके लिए नकारात्मक साबित हो जाता है। उसका कारण पहले आप समझ लीजिए कि नकारात्मक आपके लिए क्यों होगा। हालांकि नकारात्मक तो सभी राशियों के लिए होता है, परंतु आपके लिए विशेष नकारात्मक क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कन्या राशि कुंडली में मंगल, यहाँ पे मंगल के अधिपत्य तृतीय भाव में वृश्चिक राशि का है एवं अष्टम भाव में मेष राशि का है। जब 2 त्रिक भावों के स्वामी यहाँ पे मंगल, एक तो वैसे भी मंगल अशुभ ग्रह माने जाते हैं क्योंकि पाप ग्रही प्लेनेट है, अग्नि तत्व की प्रचुरता है, इसी कारण इनके अंदर पापत्व के गुण पाए जाते हैं। और उसके बाद मंगल ने कन्या राशि कुंडली में तृतीय भाव का डिपार्टमेंट ले लिया एवं अष्टम भाव का डिपार्टमेंट ले लिया। तो तृतीय भाव एवं अष्टम भाव के अधिपत्य होने के कारण और एवं साथ में छठे, 8वें, 12वें में तो कम से कम नहीं होना था, तो ये 12वें में जाके चले गए मंगल जी। और मंगल के साथ में इसके बाद चौथे पाप की अवस्था केतु भी साथ में मंगल के साथ युक्त हो गए और राहु की दृष्टि में भी आ गए। तो मतलब ये 4 कंडीशन मंगल की आपकी पत्रिका में नकारात्मक दिखाई दे रही है और केतु से संयुक्त होकर के, राहु से संयुक्त होकर के परम पापी नकारात्मक अंगारक नामक योग बना रहे हैं। दोस्तों जब भी अंगारक योग योग बनता है मित्रों, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके धन के लिए विशेष हानिकर होता है। अब स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकर होगा? क्योंकि मंगल और केतु द्वादश भाव ये रोगों को या आपकी समस्याओं को, आपके व्यय को, आपके खर्चों को, आपकी विपत्तियों को, आपके शोक को, दुख को बढ़ावा देने वाला भाव होता है। और वहीं पे परम पापी जो 2 प्लेनेट बैठ जाते हैं तो उन भावों में आग में पेट्रोल डालने का कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो लग्न से द्वादश है, तो लग्न से द्वादश या राशि से द्वादश है, तो राशि से द्वादश भाव हमारी राशि के पतन का होता है, न कि उत्थान का। तो राशि की परेशानियों का कारण हम 12वें भाव से भी देखते हैं, छठे भाव से भी देखते हैं, 8वें भाव से देखते हैं। यही नियम लग्न के आधार पर भी हम लगा लेते हैं। तो जब राशि से 12वें भाव में जब एक गलत प्रकार का संयोग बनेगा तो आपके स्वास्थ्य का, आपके मन का, आपके विचार का, आपके व्यवहार का, आपके शारीरिक क्षमताओं का हरण करते हैं। कहीं ना कहीं शरीर में नई नई प्रकार की विकलताएं या रोगों को उपजाने का कार्य करते हैं, मानसिक शांति भंग करते हैं और आपकी नींद में भी बाधा डालते हैं। कहीं ना कहीं शारीरिक विकार सिर से लेकर के आपके पेट के भाग तक कहीं ना कहीं आपको शारीरिक विकारों में डालने का ये प्रयास करते हैं। हाइपर एसिडिटी का भी शिकायत आपको दे सकते हैं, ब्लड संबंधी डिसऑर्डर भी आपको दे सकते हैं, अनिद्रा, चिंता, घबराहट, बेचैनी की शिकायत भी दे सकते हैं, मानसिक शांति को कुल मिलाकर के भंग करते हैं। किसी प्रकार का पैनिक डिसऑर्डर भी आपको देने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते जब केतु के साथ में, केतु की दृष्टि क्षेत्र में चंद्रमा अथवा राहु की दृष्टि क्षेत्र में चंद्रमा भी आ जाए और साथ में राहु के साथ या तो चंद्रमा युति में आ जाए अथवा केतु के साथ चंद्रमा युति में आ जाए तो ये पैनिक डिसऑर्डर मतलब घबराहट की पराकाष्ठा का लेवल भी दे देते हैं। तो ये स्वास्थ्य संबंधी तौर पे तो बहुत नकारात्मक हुआ। आर्थिक पक्ष पे क्यों? क्योंकि द्वादश भाव खर्चों का होता है, आपके भयों का होता है, आपके नुकसान का होता है, आपकी सारी नेगेटिविटी के वो सारे पक्ष जीवन के जो आपको देखने होते हैं वो 12वें भाव से हम देखते हैं।
तो 12वें भाव में जब भी केतु मंगल बैठेंगे आपके धन का नाश करवाते हैं, आपकी संपत्ति का नाश करते हैं, दिया हुआ धन आपको नहीं दिलवाने का प्रयास करेंगे। मतलब आपने इस बीच में किसी को विश्वास करके धन दिया, मतलब धन गया, वापस नहीं आएगा मित्रों। बहुत मुश्किल से कमाया हुआ स्वभाव बल से उपार्जित धन भी आपका इस समय पे वापस नहीं आता है। यदि आपने किसी की मदद से इमोशनली होकर के, बिना निर्णय के, बिना विवेक के आपने दे दिया है, तो विशेष आर्थिक हानि आपको देगा। इस बीच में न जाने किस पे आपके जो भरोसेमंद विश्वास पात्र अगर जो मित्र होंगे वो भी आपके साथ विश्वासघात किसी न किसी प्रकार से करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि युति का प्रभाव होता है मित्रों। ये युति के प्रभाव से आपका विश्वसनीय विश्वास पात्र मित्र भी इस समय धोखा देने के लिए मतलब मानसिकता या तो बना लेता है या उसके अंदर इतनी क्षमताएं डेवलप हो जाती है कि आपको नुकसान कर सके। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के तौर पे, रिश्तों के तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ये होता है। जब तक ये युति चलती है आपको स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में सावधानी बरतनी है, और किसी पर भी, अनजान व्यक्ति पर भी या बहुत ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति भी हो, चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो आपका, चाहे आपके सगे भाई को छोड़ दीजिए, आपकी इसके अतिरिक्त आपके घनिष्ठ संबंधों में जो भी आपके मित्र भी आते हैं या परिचित आते हैं या रिलेशन में कोई आते हैं, उन पर भी विश्वास करने के पहले 3 बार जरूर सोचिएगा, तब किसी आप आर्थिक निर्णय में पहुंचिएगा। मैं केवल आर्थिक निर्णयों के बारे में बात कर रहा हूं, आर्थिक निर्णयों के लिए विशेष घातक कर ये योग होता है मित्रों। अब उसके बाद देखेंगे चंद्रमा जब आपके तृतीय भाव में जब नीच अवस्था के, मतलब तृतीय राशि में, मतलब वृश्चिक राशि में जब नीच की अवस्था में 9 तारीख को रहेंगे, तो चंद्रमा क्या होता है, मन के कंट्रोल, मन के भाव, मन की विचारणाएं, मन की धारणाएं को कंट्रोल करने वाले प्लेनेट कहलाते हैं। जब ये नीच की अवस्था में होंगे तो मन में न जाने कई प्रकार के झंझलाहट, अशांति, बेचैनी पैदा करते हैं, चिड़चिड़ापन, व्यग्रता भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा की उच्च दृष्टि भाग्य स्थान भी सतत रूप से पड़ते रहेगी, भाग्य अच्छा चलता रहेगा, भाग्य में कोई कटौती, भाग्य में कोई कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी, पर मानसिक पक्ष के लिए बहुत खराब है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य संबंधी मैटर क्रिएट हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी पैदा यहाँ पे कर सकते हैं। जब चंद्रमा का गोचर 12 तारीख को जब चतुर्थ भाव आपकी धनु राशि पे होगा, तब भी मन में अशांति, व्यग्रताएं पैदा करेंगी, क्योंकि चौथे के चंद्रमा, छठे, 8वें और 12वें के चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक व्याकुलता, क्षणे रुष्टे, क्षणे चुष्टे, एक अजीब सा डिप्रेशन, एक अजीब सी चिंता, एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में हमेशा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत अच्छे चंद्रमा नहीं रहेंगे, और इनकी हालांकि दृष्टि कर्म भाव में रहेगी, तो गुरु चंद्र का इस बीच में गजकेसी राजयोग रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी मानसिक अशांति को दूर करने का कार्य गुरु की दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति को भंग करने का कार्य गुरु करेंगे, मदद करेंगे। कहीं ना कहीं मन में वापस सुलझाहट की स्थिति, मन में ठहराव की स्थिति, मन में नकारात्मक विचारों को खत्म करने की स्थिति गुरु महाराज अवश्य यहाँ जन्म देंगे। लेकिन फिर भी चंद्रमा का चौथा गोचर बहुत अच्छा, मानसिकता के लिए अच्छा नहीं है। भौतिक जगत के लिए ठीक है, रिश्तों के लिए ठीक है, पर मानसिकता की स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता है, वैचारिक तौर पर कहीं ना कहीं कमजोर करता है। चंद्रमा गोचर जब 12 तारीख के बाद 15 के मध्य में हम देखें तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे। ये बहुत शानदार चंद्रमा रहेंगे। जब पंचम भाव में चंद्रमा आते हैं तो न जाने आप एक अचानक से बुद्धिजीवी व्यक्तियों के लक्षण आपके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। जो अभी तक गलत निर्णय आप ले रहे थे या गलत कार्य कर रहे थे या गलत बौद्धिक क्षमताएं लगा रहे थे, आपका निर्णय, आपकी निर्णय शक्ति, आपकी विचारणीय शक्ति बहुत प्रवीण और तीव्र हो जाती है। इस बीच में आप लोगों को कई प्रकार की सलाह देंगे, उनके भी काम बनेंगे। आप अपने लिए भी आर्थिक, व्यापारिक और कार्य क्षेत्र संबंधी और पारिवारिक जगत के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, और आपके लिए 12 से लेकर के 15 जून के मध्य का समय चंद्रमा के गोचर से काफी हितकर रहेगा। परंतु 12 जून से 9 जून से 12 जून के मध्य का जो गोचर है चंद्रमा का, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है। हाँ, इसमें एक बात है कि 9 तारीख से 12 के मध्य में चंद्रमा जब तृतीय भाव में रहेंगे तो इनकी उच्च दृष्टि भाग्य स्थान में रहेगी, तो पिता से रिश्तों के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, शिक्षा के लिए और तीर्थ यात्राओं के लिए बहुत सुंदर श्रेयस्कर समय रहेगा। हर बिगड़े काम इस बीच में बनेंगे। परंतु मानसिकता के तौर पे ना तृतीय भाव का गोचर ना चौथे भाव का गोचर, दोनों, एक में भाव की स्थिति खराब है, एक में राशि की स्थिति खराब है, जहां पे चंद्रमा नीच के हैं, तो दोनों स्थिति में यहाँ पे चंद्रमा का अच्छा फल नहीं मिलेगा। अन्य ग्रह स्थिति है, गुरु बुध की बहुत सकारात्मक है, वो सतत रूप से चलते रहेगी भी। शनि व्यापार भाव में ठीक ठाक पोजीशन में, अच्छा व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। सूर्य का जो गोचर आपके 9वें भाव में है, पिता के भाव में, भाग्य के भाव में, यश कीर्ति के भाव में, वो भी बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं। 6ठे भाव में राहु शत्रुओं का दमन अवश्य करेंगे। परंतु इस मंगल केतु का जो भयावह अंगारक योग है, जो स्वास्थ्य, आर्थिक पक्ष को खराब करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, इससे आपको सावधान रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए मैं आपको चलो बता दूं। दोस्तों, आपको इस बीच में या जब तक मंगल केतु की युति चलती है, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का अवश्य पाठ करना चाहिए। आप किसी पूजन सामग्री की दुकान चले जाए, वहां पे आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत की अवश्य बुक मिल जाएगी। अथवा ये ना कर पाए तो ये मंत्र का अवश्य जाप करें, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम
अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का नियमित एक माला जाप कर लीजिए जब तक ये मंगल केतु की युति चल रही है। इसके अतिरिक्त आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को उनका चोला अवश्य चढ़ाना है। कामे सिंदूर और चमेली का तेल मिला हुआ आप थोड़ा सा घोल बना लीजिए एक किसी मिट्टी की टोकरी में, और उस लेप को हनुमान जी के दाएं अंग में उनके चेहरे पे अगर हो सके, अगर परमिशन मिलती हो मंदिर में बहुत अच्छी बात, नहीं तो चरणों में ही अपनी चारों उंगलियों को डुबा करके उनका चोला उनको चढ़ा के आ जाए। गुड़ चना भी साथ में चढ़ा दे, और कोशिश करें कि जब तक ये मंगल केतु युति चल रही है तो आप पीपल के वृक्ष में हनुमान जी की पूजा के पश्चात एक सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होगा मित्रों कि आपके मंगल के नकारात्मक प्रभाव जाते रहेंगे, आर्थिक हानियां, स्वास्थ्य की हानियों से आप सतत रूप से बचते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के जातकों का 9 जून से लेकर के 15 जून पर्यंत चंद्रमा के आधार पर राशि फल एवं मंगल केतु की एवं मंगल राहु की दृष्टि संबंध के आधार पर बन रहे खजाना अंगारक योग का प्रभाव एवं उससे बचने के रास्ते। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे पुनः किसी नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।